जय श्री राम प्यार बच्चों। तो फाइनली 6 चैप्टर खत्म करने के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 7 का एसएसटी का 7th चैप्टर गुप्त काल अथक सृजनशीलता का युग। बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम पूरा का पूरा ये चैप्टर बेस्ड है बेटे आपका गुप्त काल के ऊपर बेस्ड है। गुप्त टाइम पीरियड के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने बेटे सारे के सारे सरदारियों के बारे में पढ़ लिया, चोल चेर पांडे इन सब के बारे में पढ़ लिया है ना। इसके अलावा हमने बेटे बहुत सारे साम्राज्यों के बारे में पढ़ा, मगध के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका इतिहास का बेटे लास्ट चैप्टर होने वाला है, जिसके अंदर बेटे हम गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर बच्चों हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बेटे चैप्टर गुप्ता के बारे में, तो गुप्त कौन थे इनके बारे में पढ़ेंगे है ना, और इनके काल को उत्कृष्ट युग क्यों कहा जाता है, क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है बेटे, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अन्य भागों में क्या हो रहा था, ठीक है, कुछ और राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि उनके बारे में ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। जैसे कि पल्लवों के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर के अंदर है ना, और काम रूपों के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं ना। इसके अलावा कई सारे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, जैसे कि बच्चों हम आर्यभट्ट जी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में है ना, सॉरी आर्यभट्ट जी के बारे में पढ़ेंगे हम बच्चों, वराह मिहिर जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा बच्चों हम एक कालिदास जी के बारे में भी चैप्टर के अंदर बच्चों अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या क्या किया, योगदान क्या क्या दिया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है ना, ध्रुव और भविष्य अभी पांडे राज्य की यात्रा से लौटे थे, यानी कि हमने पिछले चैप्टर में बच्चों पांड्यों के बारे में पढ़ा था, चोलचेर पांडे है ना, पढ़ा था ना, सरदारी वालों के बारे में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, वहां उन्होंने भव्य बाजारों को देखा था, नौका विहार किया, कुछ रोमन व्यापारियों से भी मिले जो कि मोतियां खरीद रहे थे। वो पुनः इतिहास काल यंत्र का उपयोग कर कुछ शताब्दियों की यात्रा करना चाहते थे। वह समय कैसा होगा, उन्होंने सोचा क्या नगर पहले जैसे ही होंगे, लोग समाज कैसे होंगे, उनमें कोई परिवर्तन हुआ होगा। यानी कि बेसिकली वो एक नए समाज की बात करें कि अगर कुछ चेंज हुआ है तो क्या हुआ है ना, शासन प्रणाली वहां की कैसी हुई होगी, या नया साहित्य को देखने को मिलेगा, या कला को देखने को मिलेगी, इन सब के बारे में बच्चों वो सोच रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं बच्चों गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, यहां से लेकर पूरा ये जो साम्राज्य था बच्चों, ये गुप्त साम्राज्य के अंदर आता है। ठीक है, यहां पर थोड़ा बहुत कामरूप राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहां पर पल्लव राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, यहां पर बीच में वाकाटक भी मिल जाएंगे, जिनसे गुप्तों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इन्होंने बोला, भविष्य बोलती है, इतने राज्य और साम्राज्य को देखकर मेरा सिर घूम रहा भाई, मैं ये सब कैसे याद रख पाऊंगी। ध्रुव चिंता मत करो भविष्य, चलो पहले ये समझते हैं कि उस समय क्या क्या हो रहा था, फिर हमें याद हो जाएगा। भविष्य, क्या उस समय कोई वस्तु हमारे घर के समीप देखने को मिल जाती है। वो बात कर रहे हैं कि भाई कोई साम्राज्य था, ठीक है, क्या उसकी जो अवशेष है वो हमारे घर के आसपास भी देखने को मिल जाएंगे। तो हाँ बच्चों, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप भी गुप्त टाइम पीरियड के एक ऐसे ही अवशेष के बारे में जान सकते हो, जिसका नाम है बच्चों लौह स्तंभ। ठीक है, जो कि कुतुब मीनार के पास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी लौह स्तंभ इतना खास क्यों है उसके बारे में हम जान लेते हैं। करीबन बच्चों ये 1600 साल पुराना है ना, 1600 साल पुराना है हमारा ये लौह स्तंभ, और ये बच्चों लोहे का बना है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जंग नहीं लगी है। सोचिए 1600 साल पुरानी चीज जिसके अंदर अभी तक जंग नहीं लगी, तो इसे ये सोच सकते हैं कि भाई उस टाइम के जो धातु विज्ञान रहा होगा, ऐसा क्या मिला है उन्होंने इस लोहे के अंदर की आज तक इसमें जंग नहीं लगी है। ठीक है ना, तो गुप्ता टाइम पीरियड का जो धातु विज्ञान था बेटे, वो बहुत ही ज्यादा प्रबल रहा होगा है ना। तो ये देखिए टूर गाइड बताता है कि ये लौह स्तंभ है 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है, और आज भी बिना किसी जंग लगे खड़ा है। ठीक है ना, ये उस टाइम का धातु विज्ञान का प्रमाण है। ये सोचिए कितनी ज्यादा उन्नत धातु विज्ञान वहां पर रहा होगा है ना। तो ऐसे देखेंगे कि इसको किसने बनवाया, ये दोनों बात करें है ना। तो टूर गाइड बताता है कि भाई इनको चंद्रगुप्त द्वितीय जी ने बनवाया है। ठीक है ना, सबसे पहले इनको मध्य प्रदेश में लगाया गया था, उदयगिरी में, फिर बाद में इसको बेटे दिल्ली लाया गया, और आज ये दिल्ली में ही है। ठीक है ना, अगर आपको उसको देखना हो तो कुतुब मीनार आप जा सकते हो, वहां पर आपको देखने को ये मिल जाएगा। यह स्तंभ भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ठीक है ना, और इस पर सम्राट की विजय गाथाओं के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि जो सम्राट ने जो चीजें जीती हैं उनके बारे में इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे एक नई शक्ति का उदय, यानी कि किस प्रकार से गुप्त जो लोग थे उन्होंने शासन व्यवस्था संभाली, या वो किस प्रकार से उनका उदय हुआ है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लास्ट राजा थे हमारे, वो बच्चों कुषाण राजा थे। ठीक है, धीरे धीरे उनका साम्राज्य दुर्बल होने लग गया, और नए राज्य का उदय हुआ, जिनका नाम था बेटे गुप्त वंश। ठीक है, मैंने आपको एक लाइन बताई थी बच्चों, हसीन माशुका आ गई, हसीन माशुका आ गई। ठीक है, हा से हर्यक, ठीक है ना, हा से हर्यक, सा से शिशुनाग, ठीक है, ना से बच्चों नंद, ठीक है, माँ से मौर्य, सु से शुंग, ठीक है ना, और का से कण्व, ठीक है, आ से आंध्र सातवाहन, ठीक है। इसके अलावा बच्चों गा से गुप्त।
तो इन्हीं गुप्त के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बच्चों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे कि गुप्तों के बारे में बहुत सारे मत देखने को मिलते हैं कि वो कहां से आए, कैसे आए, ठीक है। लेकिन जो ज्यादातर हैं वो सब यो लोग यही मानते हैं कि बच्चों ये उत्तर प्रदेश और उसके आसपास से आए थे, है ना। वहां पर इनका जो वंश था वो उत्पत्ति हुई, है ना। समय के साथ साथ वो धीरे धीरे प्रभुत्वशाली हो गए, शक्तिशाली हो गए, ठीक है, और उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कर दी। इतिहास में गुप्त काल को अत्यंत विलक्षण माना जाता है, जिसमें अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई, ठीक है। जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में बच्चों कला, वास्तुकला, साहित्य और विज्ञान इनको बहुत ज्यादा उन्नति प्राप्त हुई, ठीक है ना। दिल्ली के लौह स्तंभ इसका बहुत ज्यादा अच्छा उदाहरण है। उसके ऊपर बेटे चंद्र नामक राजा की देखने को मिलता है। चंद्र, अच्छा चंद्रगुप्त के बारे में जब बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय, यहां पर एक आपने शब्द देखा होगा चंद्रगुप्त द्वितीय बच्चों। एक चंद्रगुप्त बेटे हमारे मौर्य साम्राज्य में भी थे, लेकिन ये वो मौर्य साम्राज्य वाले चंद्रगुप्त नहीं है, ये गुप्त टाइम पीरियड के चंद्रगुप्त है बच्चों, है ना। तो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय बेटे गुप्ता टाइम पीरियड के हैं, है ना, गुप्त वंश के हैं ये वाले, ठीक है। अब इनके पीछे जो द्वितीय है वो क्या है, देखिए पहले क्या होता था बच्चों, जो पिता के नाम पर ही पुत्र का नाम रख दिया जाता था, तो यानी कि कहीं ना कहीं इनके पिता या दादा का नाम चंद्रगुप्त रहा होगा, उन्हीं के नाम पर इनका नाम चंद्रगुप्त पड़ा है, ठीक है ना। आगे देखिए, इन चंद्रगुप्त को बच्चों विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध शासकों में से एक हैं गुप्त वंश के। ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने वाहन गरुड़ की आकृति विक्रमादित्य कहने का भी देखो ऊपर भी देखने को हमको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब चंद्रगुप्त द्वितीय मैंने आपको पहले बता दिया कि बच्चों ये क्या उनके पितामह यानी कि दादा के नाम पर उनका रखा गया है, ठीक है ना। तो ये होता है पहले पुत्र का जो था नाम उनके पिता के नाम पर भी पितामह या दादा वगैरह के नाम पर रख दिया जाता था, ठीक है। तो ये इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई अच्छा आपने बहुत सारे शासकों का नाम लुई 16वें हो गया, है ना, कई 16वां, यानी कि सोचो उनके कितने ज्यादा टाइम पीरियड में उनका नाम ऐसे उनके पिता के नाम पर रखा गया होगा, ठीक है। तो ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे बाद बेटे। समुद्रगुप्त जो थे ना, उनके बारे में हमको एक जानकारी मिलती है, वो मिलती है बच्चों प्रयाग प्रशस्ति थे, ठीक है। प्रयाग हमारी एक जगह है प्रयागराज, वहां पर एक स्तंभ मिला है जिसको बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं बच्चों। प्रशस्ति का मतलब होता है बच्चों प्रशंसा, ठीक है ना। प्रशंसा यानी कि राजा की प्रशंसा में उनके कवि हरिसेन जी ने एक स्तंभ बनाया जिसको बोला गया प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना। ये उपलब्धियों की प्रशंसा के बारे में है। इसमें वो क्या क्या लिख रहे हैं वो देखेंगे कि भाई राजा की महत्वाकांक्षा धारणीबंध होना, संपूर्ण पृथ्वी को एक करना। ऐसा उन्होंने लिखा कि भाई हमारे जो राजा हैं उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को एक कर दिया। उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े, राजाओं को पराजित किया, कई राज्यों पर अधिकार किया, साम्राज्य का विस्तार किया। कुछ पराजित राजाओं द्वारा तो सम्राट की अधीनता स्वीकार करने और भेंट देने पर उन्हें पुनर्स्थापित कर दिया, यानी कि कई राजाओं को हराकर उनको दोबारा उनका राज्य दे दिया। तो ये दयालुता भी दिखाता है राजा की, है ना। कई राजाओं ने तो उनकी शक्ति से भयभीत होकर युद्ध में समर्पण कर दिया, यानी कि कई ने तो डरकर ही बिना लड़े युद्ध हार मान ली, ठीक है। तो हरिशन ने यह भी लिखा कि सम्राट समुद्रगुप्त जो थे वो कला, ज्ञान और व्यापार को भी प्रोत्साहन देते थे, ठीक है ना। इसलिए उनका जो राज्य था बेटे वो समृद्ध और सफल बना। समुद्रगुप्त ने एक सिक्के पर अपने को वीणा बजाते हुए बच्चों दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सब हमको हरिशन जी ने उनकी समुद्रगुप्त जो प्रयाग प्रशस्ति है उनके बारे में, समुद्रगुप्त जी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से लिख रखा है। यहाँ पर आप सिक्के में देख सकते हो वीणा बजाते हुए उन्होंने अपने आप को दिखा रखा है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर हम बात करें बच्चों कुछ साहित्यिक स्तोत्रों में। अच्छा साहित्यिक स्तोत्र क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं बच्चों। साहित्यिक देखो दो स्तोत्र होते हैं बच्चों, ठीक है ना। स्तोत्र जो होते हैं बच्चों हमारे वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ इसको। स्तोत्र बच्चों हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पुरातात्विक, एक होते हैं बच्चों हमारे पुरातात्विक, और एक होते हैं बच्चों हमारे साहित्यिक, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना। ये मैंने पहले क्लासेस में भी समझा दिया, लेकिन दोबारा समझा देता हूँ बच्चों। पुरातात्विक स्तोत्र वो स्तोत्र होते हैं जो कि जिनको बेटे हम जो खोजे जाते हैं, निकाले जाते हैं जमीन से, जैसे कि इमारतों के अवशेष हो गए, है ना। इसके अलावा सिक्के, जो भी खोजी गई चीजें हैं, सिक्के हो गए, आभूषण हो गए, या जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे पुरातात्विक के अंदर आएंगे। और साहित्य के अंदर जितनी भी लिखी हुई चीजें पाई जाती है ना बच्चों, ठीक है ना, जितनी भी लिखी हुई चीजें पाई जाती हैं वो साहित्यिक स्तोत्र होते हैं। तो साहित्यिक स्तोत्रों में गुप्तों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, जैसे कि हमारे विष्णु पुराण के अंदर, ठीक है, प्रमुख क्षेत्रों के बारे में पता चलता है। जैसे कि मध्य गंगा घाटी के अंदर गुप्त वंश अनुगंगा, प्रयाग जिसको आज के टाइम पे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, साकेत जो अयोध्या में है, ठीक है, मगध वर्तमान बिहार, इन क्षेत्रों के बारे में हमारे विष्णु पुराण है उनके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और आसपास के समस्त क्षेत्रों पर शासन करेगा ऐसा लिखा हुआ है। अब लेकिन अपने उत्कर्ष पर गुप्त साम्राज्य ने वर्तमान उत्तर और पश्चिम भारत के साथ साथ मध्य और पूर्वी भारत के कुछ भागों पर भी शासन किया है, ठीक है। ये देखते हैं। कल्पना की देखिए एक विशाल सेना, ठीक है। अच्छा अब हमको पता है भाई युद्ध लड़ने के लिए ना सेना चाहिए होती थी। सेना के अंदर सैनिक भी होते थे, हाथी भी होते थे, घोड़े भी होते थे, यहाँ तक कि महाराज स्वयं लड़ने जाते थे, कई सारे कर्मचारी होते थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता करनी पड़ती थी, ठीक है। अभी भोजन की आवश्यकता राजा तो खुद नहीं करेगा, राजा क्या करता था, छोटे छोटे राजाओं को, अधीनस्थ राजाओं को ये जानकारी सौंप देता कि भाई तुम्हें ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सोचो कितना ज़्यादा मुश्किल रहता होगा ये सब करना उनके लिए, ठीक है। आइए
अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर आपको एक मैप देखने को मिल रहा है। इस मैप के अंदर ये जितना भी येलो वाला पार्ट है ना बच्चों, ये पूरा का पूरा जो येलो पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट बच्चों गुप्ता टाइम पीरियड का, यानी कि गुप्त वंश का शासन, इस पूरे भाग पर गुप्त वंश का शासन था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गुप्त साम्राज्य है पूरा का पूरा ये। ठीक है, इतना ज़्यादा फैला हुआ था गुप्त साम्राज्य। ठीक है, आगे देखेंगे गुप्त युग में भारतीय समाज में विशेष यात्री का वर्णन। अच्छा, साहित्यिक स्त्रोत्रों में हम अभी तो हमने देखा कि भाई विष्णु पुराण के अंदर क्या लिखा हुआ, विष्णु पुराण हमारे भारत की ही है। ठीक है ना, लेकिन एक यात्री भी आए थे चीन के, जिनका नाम था बच्चों फाशियन। क्या नाम था बच्चों? फाशियन। फाशियन 5वीं शताब्दी में भारत में आए थे। ठीक है, अच्छा एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप ना दो दोस्त हैं, है ना। ठीक है, तो आप दोनों की लड़ाई हो गई है, या फिर आप दुश्मन मान लो, आप दो दुश्मन हैं, है ना, दोस्त छोड़ो दुश्मन है दो। ठीक है, तो आप ना एक व्यक्ति आता है, ठीक है, और आप जो एक दुश्मन है वो उससे पहले मिल लेता है, दूसरा उससे नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो पहले वाला जो क्या करता है, उसे कान भर देता है उस व्यक्ति के कि भाई ये इस बंदे के पास मजे, ये तेरे साथ ऐसा कर देगा, ये तो ऐसा सा है, गंदा सा है ये। ठीक है, तो जब जो व्यक्ति जो नया आया था वो उस व्यक्ति से जब मिलेगा ना, तो उसके मन में एक धारणा पहले से बनी हुई होगी कि भाई ये तो उस बंदे ने मेरे को ऐसा बताया था कि ये तो ऐसा व्यक्ति है, तो इसके साथ मेरे को ज़्यादा नहीं रहना, है ना। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की एक बच्चे दृष्टिकोण होता है, हर किसी का जो आइडियोलॉजी होती है, सोचने का तरीका होता है, वो अलग होता है। मेरा सोचने का तरीका अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, अभी जैसे भारत के अंदर क्या दिल्ली में जंतर मंतर में आंदोलन चल रहा है, तो उसमें दो गुट हैं, एक जो सपोर्ट कर रहे हैं, एक कुछ सपोर्ट नहीं भी कर रहे होंगे। ऐसा कुछ लोग होंगे जो नहीं भी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यानी कि जो दृष्टिकोण है वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो ये फाशियन, जब चीनी यात्री फाशियन यहाँ पर आए थे, तो उनका भी कोई ना कोई दृष्टिकोण रहा होगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, बौद्ध धर्म ग्रंथों की पांडुलिपियों को इकट्ठा करा और इस लंबी कठिन तीर्थ यात्रा पर निकले थे वो। ठीक है ना, और इन सब चीजों को वापस चीन लेके जाना चाहते थे। फाशियन ने संपूर्ण भारत में व्यापक रूप से यात्रा की, यहाँ की संस्कृति को देखा, शासन व्यवस्था को देखा, और यहाँ तक कि समाज को देखा, और अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया और हमारे लिए लिपिबद्ध किया। उनका यात्रा वृत्तांत आज भी हम पढ़ सकते हैं। यात्रा वृत्तांत क्या हो, देखो उस टाइम पर, देखो आज के टाइम तो बच्चों हमें पता है कि भाई कोई कहीं घूमने जाते हैं ना तो व्लॉगिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि व्लॉगिंग कल्चर आज के टाइम पे तो, है ना। लेकिन उस टाइम पे कैमरे थोड़ी हुआ करते थे, तो कैमरे ना होने की वजह से पहले के लोग क्या करते थे, लिख लेते थे अपने अनुभवों को, चाहे वो अच्छा अनुभव हो चाहे वो बुरा अनुभव हो, उसको बच्चों क्या करते थे, वो लिख लेते थे। और लिखने के बाद उनकी बाद में इतिहासकारों को चाहे उनकी डायरी मिले, चाहे कोई भी चीज़ मिले, ठीक है, उससे वो अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा लिखा होगा तो ऐसे ऐसे समाज वहाँ पर रहा होगा, या ऐसे ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती रही होंगी। ठीक है, लेकिन इतिहासकार ये भी ध्यान में रखते हैं कि वो व्यक्ति कौन था या उसका दृष्टिकोण कैसा रहा होगा, ये भी अंदाजे लगाने की कोशिश बच्चों की जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई फाशियन ने कुछ लिख दिया, ठीक है, तो उसी को सच मान लेंगे। अब फाशियन मान लो चीन से आया, अब चीन वाले लोग भारत के बारे में बुरा सोचते हो, ठीक है, तो फाशियन ने भारत के बारे में बुरा लिख दिया, तो क्या हम भी भारत को बुरा समझने लग जाएंगे? नहीं, हम देखेंगे कि बाकी लोग भी क्या कह रहे हैं, है ना। बाकी लोग भी भारत के बारे में क्या कर रहे हैं, क्या पता बाकी 99 भारत के बारे में अच्छा बोल रहे हो, फाशियन ने गंदा बोला हो। ठीक है, तो हम हर चीज को, जो इतिहासकार होते हैं, प्रत्येक दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करते हैं, चाहे वो शासक का दृष्टिकोण हो, चाहे वो यात्रियों का दृष्टिकोण हो, चाहे वो आम जनता का ही दृष्टिकोण क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो इतिहासकार जो होते हैं किसी भी स्तोत्र पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री जो है बच्चों, इतिहास जो है ना, इतिहास शायद पर चलता है, शायद ऐसा रहा होगा, तो एक वर्ड है शायद, तो शायद पर ही आपका इतिहास टिका हुआ बच्चों। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो फाशियन ने लिखा है वो सब आप यहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए। अब फाशियन ने जैसे ऐतिहासिक विवरणों से लिए गए अंश मूल्यवान तो हैं, ठीक है, क्योंकि भाई उस टाइम की कुछ ना कुछ तो एविडेंस तो है ये, लेकिन ये एकमात्र विशेष समय और समाज के सीमित वर्ग के लिए प्रति लेखक के दृष्टिकोण को दिखाते हैं। ठीक है, अब वो किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए, पर्टिकुलर समाज के लिए वो क्या सोचते थे उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे चांडालों के बारे में उन्होंने लिखा कि भाई चांडालों के साथ कठोर व्यवहार होता था, बहिष्कृत माना जाता था उनको, बहिष्कृत यानी कि जिनको समाज स्वीकार ना करता हो। ठीक है, उनको नगर की सीमा से बाहर रखना पड़ता था, या जो चांडाल होते थे उनको बच्चे लोहे के आभूषण पहनने पड़ते थे। ठीक है, करताल बजाकर नगरों में घुसना पड़ता था ताकि लोग उनको देखकर छुप जाएं। ठीक है ना, तो ऐसा होता था, तो उन्होंने इनके बारे में लिखा है। जिस प्रकार आपने फाशियन के यात्रा वृत्तांत के अंश को अपने मित्रों से अलग ढंग से समझा होगा, उसी तरह इतिहासकारों का समूह एक ही स्त्रोत्र की जांच करके अलग अलग तरह की व्याख्या कर सकता है, यानी कि हर तरीके से उनको सोचना पड़ता है बच्चों। ये नहीं कि एक ने कुछ लिख दिया उसी के बारे में हम देखते रह जाएंगे, है ना, तो ये होता है। ठीक है, अब गुप्त साम्राज्य की झलकियां, यानी कुछ चीजों के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों गुप्तों का शासन और प्रशासन कैसा था, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, आपने एक ही समय में अनेक राज्यों को एक साथ अस्तित्व में आते देखेंगे। ठीक है, कई सारे राजा आए, जैसे अगर हमने पिछले चैप्टर में देखा तो भाई चोल चेर पांड्या नीचे चले थे दक्षिण में, ऊपर भाई कुषाण भी थे। ठीक है, कई सारे और भी राजा थे।
ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में भी हम देखेंगे कि भाई पल्लव भी हैं, कामरूप भी हैं, गुप्ता भी हैं, तो एक साथ कई सारे साम्राज्य आ रहे हैं, है ना। तो ये एक साथ लड़ते भी रहते थे, ठीक है ना। याद कीजिए कि कौटिल्य के शासन संबंधी विचारों में आपने पहले क्या पढ़ा था। कौटिल्य जी बोलते हैं कि भाई शासकों को जरूरी नहीं है कि लड़ाई करते रहो, वो गठबंधन करके मित्र भी बना सकते हैं, ठीक है ना, जो कि साप्तांग घटकों में से एक था, ठीक है ना। एक राजा नई उपाधियां। अब इसमें क्या लिखा है, अभिलेखों और सिक्कों से गुप्त शासकों की उपाधियां देखो उपाधियां की बेटी बहुत ज्यादा उस टाइम पीरियड में मांग होती थी। देखो एक सिंपल सी बात है, एक छोटा सा नाम है रवि, ठीक है, और रवि ने ये बोला कि भाई आज सुमित को मार देंगे, रवि ने ये बोला सुमित को मार देंगे, रवि राजा है भाई, क्या उसकी कोई बात मानेगा? मानेगा, लेकिन इतनी जल्दी कोई नहीं मानेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि भाई महाराजा धीराज रवि ने बोला है, यानी कि कोई समझेगा राजा भाई बहुत बड़ी उपाधि है, महाराजा धीराज है ना, राजा है, राजा ने बोला तो मारना पड़ेगा, ठीक है। तो उपाधियां धारण करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को सर्वोच्च बताना, अपने आप को सबसे अलग कर देना, अपने आप को सबसे ऊंचा बता देना, अपनी स्थिति को ऊंचा कर देना, ये लोग राजा वगैरह करते थे, ठीक है ना। अपने आप को महाराजा धीराज, सम्राट, चक्रवर्ती, इन सभी नामों से अपने आप को वो पुकारते थे, है ना, जो कि उनके सर्वोच्च अधिकार के दावे को दर्शाते थे, ठीक है ना। उनकी श्रेष्ठता के बारे में वो रेखांकित करते थे, ठीक है ना। राजन, महाराज जैसी सरल उपाधियों का प्रयोग भी वो लोग किया करते थे। गुप्तों ने अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार सुदृढ़ करने के लिए युद्ध, कूटनीति, गठबंधन, ये सारी रणनीतियों का प्रयोग किया भाई। उन्होंने कई सारे युद्ध भी लड़े, उन्होंने कूटनीतिक प्रयोग भी किए, और उन्होंने कई राज्यों से गठबंधन भी किए। गठबंधनों के अंदर सबसे ज्यादा वैवाहिक संबंधों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि उन्होंने प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी ना, उनका जो विवाह था बेटे वाकाटक साम्राज्य से करवा दिया था। अगर आपने ऊपर मैप देखा होगा तो उसमें वाकाटक साम्राज्य लिखा हुआ था, मैंने दिखाया था आपको, है ना। तो वाकाटक साम्राज्य से उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया, ठीक है। अब विवाह करने के बाद तो भाई क्या होगा, सिंपल सी बात है, लड़ाई झगड़ा तो बंद ही हो जाएगा, है ना, संधि बन गए वो तो, ठीक है। दुर्भाग्यवश उस राजकुमार की मृत्यु हो गई, और फिर उसके बाद उनकी रानी यानी कि प्रभावती गुप्त रानी बन गई, है ना, प्रतिशासिका बन गई, ठीक है ना। उनके शासनकाल के दौरान गुप्त और वाकाटकों के बीच संबंध अच्छे बने रहे। इसके लिए उन्होंने यथासंभव भी प्रयास किया कि भाई लड़ाई ना हो, ठीक है ना। उन्होंने एक अभिलेख में 2 राजाओं की मां ऐसा भी पुकारा गया अपने आप को, यह उनके 2 पुत्रों की ओर संकेत करता है। बाद में वाकाटक राज्य के सिंहासन पर आसीन हुए उनके दोनों बेटे, ठीक है ना। अपने पिता की तरह विष्णु भक्त होने के कारण प्रभावती गुप्त भगवान विष्णु और उनके सारे अवतारों को समर्पित 7 मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया है, यानी कि प्रभावती गुप्त जी ने 7 मंदिर बनवाए थे, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं नरसिंह भगवान जी के अवतार को समर्पित नरसिंह मंदिर हो गया, है ना, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे चित्र भी है कि अपने दरबार में बैठी हुई प्रभावती गुप्त पर चित्रकारी देखिए, वस्त्र, मुद्रा, आसपास के लोग, दरबार व्यवस्था, ये सब आप देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। गुप्त साम्राज्य में सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था भी थी, ठीक है ना। केंद्रीय स्तर पर सब कुछ नियंत्रण करने की जगह गुप्त राजाओं ने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांट दिया। ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों आपको, ठीक है। साम्राज्य के अंदर उन्होंने प्रांतों में विभाजित किया, यानी कि गुप्त साम्राज्य बच्चों कई सारे प्रांतों में विभाजित कर दिया, ठीक है ना। इन प्रांतों में शासक, पुरोहित और मुखियों को भूमि दान में दी गई थी। इन भूमि के अनुदानों को सटीक रूप से संरक्षित करने के लिए ताम पत्रों पर यानी कि तांबे की पट्टियों पर लिखा गया कि भाई किसको कितना दान दिया गया है, ठीक है, ये सब उन्होंने लिखा, है ना। कर संग्रह की विधि थी, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए अच्छी तरीके से उन्होंने वो कर रखा था, पूरा सिस्टम बना रखा था। कुशलतापूर्वक शासन करने के लिए स्थानीय मुखियाओं को अपना क्षेत्र नियंत्रण करने के लिए सहायता दी जाती थी, ठीक है। तो ये होता था, ये तो हो गया प्रशासन और शासन। अब बात करेंगे व्यापार कैसा था इस टाइम पीरियड में। गुप्त शासकों के राजस्व का प्रारंभिक स्रोत भूमि कर था, यानी कि वो सबसे ज्यादा जो टैक्स लेते थे वो लैंड पर यानी कि जमीन पर लिया करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे स्रोत थे उसमें दंड शुल्क आ जाएगा, खदान आ जाएगा, सिंचाई आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा, शिल्प आ जाएगा, ठीक है ना। और इस जो पैसा आता था, ये जो टैक्स आता था, राजस्व आता था, इसका उपयोग बेटे वो प्रशासन के लिए, सेना के लिए, ठीक है ना, मंदिरों के लिए, आधारभूत ढांचों के निर्माण के लिए वो करते थे, या विद्वानों, कलाकारों को संरक्षण या प्रोत्साहन देने के लिए भी उनका इस्तेमाल, पैसों का इस्तेमाल किया करते थे, है ना। हम एक बार पुनः देखते हैं कि सशक्त साम्राज्य को बनाए रखने के लिए एक आंतरिक और बाह्य व्यापार को बढ़ावा देना पड़ता है। तो आंतरिक व्यापार भी होता था और बाहरी व्यापार यानी कि देश के बाहर भी व्यापार होता था, जो कि जैसे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के साथ व्यापार करते थे। किस किस चीज का, मसाले का, कपड़े का, हाथी दांत का, ठीक है ना, आभूषणों का, रत्नों का निर्यात करते थे। हिंद महासागर व्यापार तंत्र के भारतीय बंदरगाह को दूर के बाजारों से जोड़ता था। भूमध्य बाजारों के मार्ग में एक महत्वपूर्ण पड़ा था सोक्रोटा द्वीप, ठीक है, जो सामरिक रूप से अरब सागर में था, ठीक है ना। मिस्र, अरब, रोम, ग्रीस, ठीक है, यहाँ इन जगह पर भी कई सारे पुरातात्विक साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जो गुप्त टाइम पीरियड की चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिससे कि जैसे मिट्टी के बर्तन, ब्राह्मी लिपि के अभिलेख, बौद्ध स्तूप, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर भी ये लोग व्यापार किया करते थे, ठीक है। अब देखिए नए विचार और उपलब्धियों का युग। अब इस युग को नए विचारों का युग भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 लोगों के बारे में हमने देखा था कि भाई 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। गुप्त शासक विष्णु भगवान के परम भक्त थे,
ये उनके सिक्कों से हमको पता चल जाता है, ठीक है ना। हालांकि उन्होंने अन्य परंपराओं विचारधाराओं को भी संरक्षण दिया, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय और कई अन्य बौद्ध विहारों को भी उन्होंने संरक्षण दिया बच्चों। उनका दृष्टिकोण उदार था और समावेशी था, यानी कि सबका सम्मान करने वाला था, है ना। गुप्त काल के अंतर्गत शांति और स्थिरता लंबे समय तक बनी रही, यानी कि युद्ध इन्होंने बहुत कम लड़े, ठीक है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रोत्साहन दिया गया। यही कारण है कि कुछ इतिहासकार इनको उत्कृष्ट युग बोलते हैं। समझ आ गया? क्वेश्चन भी था ना ऊपर कि भाई इसको उत्कृष्ट युग क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर विस्तार बहुत ज्यादा हुआ और युद्ध बहुत ज्यादा कम हुए, शांति और स्थिरता लंबे समय तक बनी रही, इसलिए इसको उत्कृष्ट युग भी कहा जाता है। यह वही समय था जब पूर्ववर्ती युगों को ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए अनेक ग्रंथों में लिखा जाने लग गया, ठीक है ना। कालिदास जी हो गए बच्चों, ठीक है ना, उनकी रचनाओं को अनेक पुराणों संस्कृत साहित्य का विकास हो गया। आर्यभट्ट जी हो गए, वरामिहिर जी हो गए, जो कि गणित और खगोल विज्ञान के उल्लेखनीय योगदान दिया उन्होंने। चिकित्सा के क्षेत्र में भी सिद्धांत पद्धतियों को संकलित किया गया। धातु विज्ञान में प्रगति हुई, जैसे कि लौह स्तंभ के बारे में हमने पढ़ा है बच्चों, है ना। इसकी स्थिरता ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, यानी कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी, पैसा अच्छा आने लग गया, ठीक है। विद्वानों, कलाकारों, वैज्ञानिकों को राज्य ने प्रोत्साहन दिया, ठीक है ना। सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास भी होने लग गया लोगों का। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं को अनेक विद्वानों, कवियों, कलाकारों का सानिध्य में रखते थे, यानी कि उनके दरबार में कई सारे विद्वान, कई सारे कवि, कई सारे कलाकार रहते थे, ठीक है, जो कि उनकी सहायता करते थे। ऐसी विविध प्रतिभाओं को संरक्षण प्रदान करके उन्होंने अपनी राज्यसभा को समृद्ध बना लिया, ठीक है। उनकी राज्यसभा में बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठने लगे, ठीक है ना। इस अवधि के कुछ उल्लेखनीय व्यक्तियों पर दृष्टि डालें, जैसे सबसे पहले बच्चों आर्यभट्ट जी हो गए। ये लगभग 500 सामान्य संवत यानी कि 500 एडी के आसपास में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कुसुमपुरा, आधुनिक पटना के पास है, वहां पर रहते थे। आर्यभट्ट ने गणित, खगोल विज्ञान पर एक संक्षिप्त ग्रंथ लिखा है, जिसको आर्यभट्टीय बोलते हैं हम, ठीक है। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति के बारे में सूत्र लिखे हैं, ठीक है ना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उन्होंने बताया, जिससे कि दिन और रात होते हैं, ठीक है ना। 365 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड, ये पूरा का पूरा बताया कि भाई एक साल इतने दिन का होता है, ठीक है ना। आधुनिक मान जो भी है वो इसकी इतना बराबर है, ठीक है, थोड़ा सा ही ऊपर नीचे है, ये जो कि बहुत ज़्यादा पास में है इसके, जो आर्यभट्ट जी ने हमको दिया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के आकार का उचित अनुमान, सूर्य और चंद्र ग्रहण की सटीक व्याख्या भी की। उनका कार्य भारत और विश्व में वैज्ञानिक प्रगति भी बताता है। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने गणना, समीकरण, समाधान, ठीक है, ये सब दिया। इनमें से कुछ के बारे में विद्यालय में सीखते हैं, ठीक है ना। सर्वप्रथम 1500 में आर्यभट्ट ने प्रतिपादित इनको किया था, ठीक है। और वराहमिहिर जी ने क्या किया? वराहमिहिर जी ने बेटे इस काल के एक अन्य गणितज्ञ थे, ये भी गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री भी थे, ज्योतिषी भी थे, ठीक है ना। उज्जैनी में वो रहा करते थे, जो शिक्षा ज्ञान की परंपरा के लिए विख्यात था उस टाइम पीरियड में, ठीक है ना। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है वृहत संहिता, ठीक है ना। इसमें बच्चों खगोल विज्ञान के बारे में, मौसम के पूर्वानुमान के बारे में, ज्योतिष के बारे में, वास्तुकला के बारे में, नगर नियोजन के बारे में, कृषि के बारे में सारी जानकारी हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। विश्व को तर्क संगत दृष्टिकोण से देखने, उपलब्ध ज्ञान के साथ जोड़कर नवीन सिद्धांत प्रस्तुत करने की क्षमता ने अपने समय के विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनाया उन्होंने, ठीक है ना। अगले हो गए बेटे हमारे कालिदास जी, ठीक है। कालिदास जी बेटे महान कवि हैं, है ना। बहुत कम जानकारी हम उनके जीवन के बारे में है, लेकिन किंवदंती कहानियों, किस्सों के अनुसार एक बार लोगों के उपहास के कारण उन्होंने गहन साधना की, अपने जीवन को नई दिशा दी। वे संस्कृत साहित्य और अलंकृत काव्य के लिए प्रसिद्ध हुए। बहुत सारी उन्होंने पोएम्स लिखी हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मेघदूतम है ना। यह काव्य यक्ष के बारे में है, जो अपने स्वामी द्वारा अपने घर से निर्वासित होने के उपरांत उड़ते मेघ के माध्यम से अपनी प्रेयसी को संदेश भेजता है। प्रेम के उच्छ्वास के अतिरिक्त यह काव्य भारत के भूदृश्य और ऋतुओं का भी वर्णन करता है, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति थे जिनके बारे में हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। आयुर्वेद को भी गुप्त काल के टाइम पीरियड में बच्चों संहिताबद्ध किया गया, यानी कि लिखा गया क्रमबद्ध रूप से। चिकित्सा की भारतीय पारंपरिक प्रणाली हो गई है ना। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ गुप्त काल में संकलित किए गए, यानी कि इकट्ठा किए गए, और आयुर्वेद के आधारभूत ग्रंथ है ये सारे के सारे। इनके अंदर रोगों के उपचार के बारे में लिखा हुआ है कि रोगों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के रोग होते हैं, उनका निदान कैसे करें, उनका उपचार कैसे, अच्छे स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जाएंगी। ये जो भी पूरा आयुर्वेद है गुप्त काल में ही लिखा गया, यानी कि मतलब लिखा नहीं गया, संकलित किया गया, इकट्ठा किया गया, ठीक है, और बाद में उसको अच्छे तरीके से लिखा गया, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है सौंदर्य की खोज, ठीक है। गुप्त शासकों ने एक ऐसा अनुकूल वातावरण प्रदान किया जिसमें रचनात्मकता, शिल्प कौशल का अभूतपूर्व विकास हुआ, यानी कि शिल्प कला का विकास हुआ, रचनात्मकता आई, लोगों ने बहुत सारी चीजें बनानी शुरू करी, कई सारी कलाकृतियां हम देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। इस टाइम पीरियड में बच्चों कई सारे अनेक केंद्र उभरे जहां पे बुद्ध मूर्तियां बनाई गई। सारनाथ हो गया, है ना, विस्मयकारी अजंता की गुफाएं देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के उदयगिरी में चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई, देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई गई, ठीक है ना। ये इस काल के बहुत सारे कुछ नमूने हैं, ठीक है। गुप्तकालीन कला भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और उच्च मानक स्थापित किए, ठीक है ना, जो कि आज भी हम स्थायी प्रभाव इसको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये गुप्त वंश बच्चों पतन होता चला गया, खत्म होता चलेगा। 6वीं शताब्दी सामान्य संवत तक गुप्त साम्राज्य में पतन के संकेत दिखने लगे, क्योंकि बाद के शासकों ने बाह्य आक्रमणों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यानी कि बाहर से जो आक्रमणकारी थे वो आने लगे। मध्य एशिया की क्रूर हूण जनजाति इन्होंने आक्रमण किए गुप्तों के ऊपर,
ठीक है ना। गुप्त राजाओं का नियंत्रण शिथिल हो गया, ठीक है ना, और उदय के आंतरिक संघर्षों को भी जन्म दिया, यानी कि अंदर भी गुप्त साम्राज्य अंदर से भी टूटने लगा। छोटे छोटे जो राजा थे बेटे, जो उन्होंने भी लड़ाई करनी शुरू कर दी। छोटे छोटे राजाओं ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, ठीक है। जिसके बाद ताकत आती वो अपने आप को अलग बना देता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो गुप्त साम्राज्य था बच्चों वो पतन हो गया। सबसे मेन कारण हूण जनजाति हो गई, भारी आक्रमण हो गए, आंतरिक प्रतिरोध भी हो गया। इस वजह से क्या हुआ, हमारा गुप्त साम्राज्य पतन हो गया। ये पूरा का पूरा अब तक हमने गुप्त के बारे में खत्म कर लिया। अब हम देखेंगे कि दक्षिण और पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था, है ना। हमने देखा था स्टार्टिंग में पल्लव और कामरूपों के बारे में, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उत्तर भारत में तो बच्चों गुप्त शासन था, ठीक है, लेकिन दक्षिण में पल्लव एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरने लग गया। उन्होंने धीरे धीरे तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और अपने राज्य में इनको मिला लिया। उनकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन सातवाहनों के अधीन थे वो स्टार्टिंग में, यानी कि सातवाहन के अंडर में काम करते थे, ठीक है ना। जैसे ही सातवाहन खत्म हुए, सातवाहन का पतन हो गया और इनको बल मिल गया और इन्होंने अपने साम्राज्य बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। इन्होंने भी बच्चों कला को, वास्तुकला को और इनके संरक्षक थे, यानी कि कला वास्तुकला को इन्होंने भी सहायता प्रदान की, है ना। उनमें से अधिकांश शिव भक्त थे, ठीक है ना। भव्य मंदिर बनवाए, चट्टानों को काटकर कई सारी गुफाओं का निर्माण बनाया इन्होंने, ठीक है ना। वास्तुकला के अध्ययन से हम जानेंगे। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम है बच्चों, तमिलनाडु में, ठीक है ना। 1000 राम मंदिर, 1000 राम मंदिर भी बोलते हैं उसको, है ना। दक्षिण में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित हुई। सातवाहन काल के दौरान स्थापित घाटिकाओं या घटिकाओं ने शिक्षा, बौद्धिक विकास के लिए वातावरण का निर्माण किया, है ना। इसके अलावा पूर्वोत्तर में बात करें, ये तो हो गया हमारा दक्षिण में। अब नॉर्थ ईस्ट में बच्चों वर्मन राजवंश, ठीक है, कामरूप साम्राज्य, ठीक है, वर्मन राजवंश था जिसके अंदर कामरूप साम्राज्य, ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है ना, तक विस्तृत फैला हुआ था ये, ठीक है ना। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी का एक प्राचीन नाम प्राग ज्योतिष था। उसका नाम जो रामायण के अंदर भी और महाभारत के अंदर भी हमें ये नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। महाभारत में प्राग ज्योतिष असम के शासक के भगदत्र का उल्लेख मिल जाता है हमको, ठीक है। युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ने वाले योद्धा के रूप में दिखाया गया है। बाद के कुछ शासकों ने उनका पूर्वज बताया अपने आप को। कामरूप साम्राज्य एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था बच्चों, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। यहाँ पे मंदिर और मठ शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित होते जा रहे थे। यहाँ पर आपको बच्चों कई सारे गुप्तकालीन के विभिन्न आयाम देखने को मिल जा सकते हैं, जैसे शिवलिंग हो गए, ठीक है ना। ये सारे के सारे आप चित्र पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए भगवान विष्णु जी की मूर्ति, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे बच्चों, ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। अगर आगे हम देखें, पल्लव और कामरूप दोनों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में भी देखने को मिल जाता है हमको, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, हरिशचंद्र जी ने लिखा है उसको, है ना। दक्षिण भारत के अभियान के समय समुद्रगुप्त ने एक पल्लव शासक को पराजित भी किया, ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र को अधिकार में नहीं लिया, इस पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने पल्लवों के सहित स्थानीय राज्यों को अपने सिंहासन पर तब तक बने रहने दिया जब तक वे समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार करते हुए नियमित रूप से भेंट देते रहे, यानी कि समुद्रगुप्त के अंडर काम करते रहे और उनको उपहार देते रहे भाई, तब तक उन्होंने इनको छोड़ दिया, ठीक है ना। विभिन्न राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सहायक संबंध भी स्थापित किए, ठीक है ना। इसी प्रकार पूर्वोत्तर में समुद्रगुप्त ने कामरूप के शासन को युद्ध में हराने के उपरांत उसका राज्य अपने सीधे नियंत्रण में नहीं लिया, बल्कि उसी को अपना राज्य संभालने को दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसा भी इन्होंने किया। गुप्त काल उल्लेखनीय प्रगति का काल था बच्चों, बहुत सारी प्रगति यहाँ पर हुई, ठीक है। इनका प्रभाव गुप्त साम्राज्य की सीमाओं पर भी पड़ा, ठीक है ना, कई आगे भी देखा जा सकता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कई शताब्दी तक कला, विज्ञान, साहित्य, शासन को प्रभावित करते रहे। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, धातु विज्ञान, बहुत ज़्यादा प्रगति हुई इन क्षेत्रों में, है ना। जैसे कि आर्यभट्ट जी के बारे में हम आज भी जानते हैं, है ना। तो बहुत सारे कई सारे भव्य मंदिर बने, संस्कृत साहित्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। गुप्त शासकों ने एक स्थिर समृद्ध साम्राज्य का निर्माण किया बच्चों, है ना। आज उनकी विरासत आज भी भारतीय संस्कृति परंपराओं में देखने को मिल जाएगी, जो कि आज भी जीवित है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर भी होता है खत्म। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा आपको, ठीक है। अगर आपको कोई भी जरा सा भी डाउट रह गया हो बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, मैं जरूर उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बच्चों आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। गुप्तों ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य को बनाया, ठीक है। जो मेन टॉपिक अगर इस चैप्टर के होंगे बच्चों, वो बच्चों शासन व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, और व्यापारिक यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में, ये जो व्यापार है बच्चों, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों प्रयाग प्रशस्ति के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपका, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों फास्ट वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में तो क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है। तो ये याद करके आपको जाना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत पल्लव और कामरूपों के बारे में तो ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बच्चों।